गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपको याद है हम लोग यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 4 में जो अपना टॉपिक चल रहा है अभी अपना चल रहा है क्या सा परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो उसी टॉपिक के अंदर आज अपना लेक्चर नंबर 28 या 28 अपन शुरू कर रहे हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर या सुपरवाइज़र्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। तो आज का मेथड क्या है? मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स को अपन ने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से आते हैं? ट्रेडिशनल मेथड वो मेथड्स होते हैं जो बहुत पहले से ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करके आ रहे हैं, हम लोग ओल्ड मेथड्स भी कहते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एसे मेथड, चेकलिस्ट मेथड, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्राफिकल रेटिंग, क्रिटिकल इंसिडेंट, ग्रुप अप्रेजल और फील्ड रिव्यू। ऐसे ही जो मॉडर्न मेथड हैं वो कौन कौन से हैं? असेसमेंट सेंटर, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल, अप्रेजल थ्रू एमबीओ और 360 डिग्री। चलिए वन बाय वन मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। इसमें आता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का जो मेथड है वो जनरली यूज़ किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट होती है जो सुपरवाइज़र या सुपीरियर होता है वो रिपोर्ट तैयार करता है और पेश करता है इन द एंड ऑफ द ईयर। तो जो भी सुपीरियर था आपके एम्प्लॉय का, वो अपनी इस रिपोर्ट में उस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस के बारे में लिखता है। ये डेटाबेस नहीं है, इसमें डेटा नहीं दिया जाएगा कि कितने काम किए कितने नहीं किए, कि 2 काम किए तो एक किया, एक भी काम 20% किया, 40% किया, नहीं, ऐसा नहीं होना है। वहाँ ये लिखना है कि आपने इसको कौन से काम अलॉट किए थे और कैसे वो काम किए गए, आप उससे खुश हैं या नहीं है। तो यहाँ जो सुपीरियर का इम्प्रेशन होता है ना, वो सबॉर्डिनेट के बारे में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे हम सिर्फ फीडबैक की बात नहीं कर रहे। तो जो एम्प्लॉय है वो श्योर नहीं होता, बट कि जो आपका सुपीरियर है वो इस चीज़ के लिए श्योर नहीं है कि मैं इसको रिपोर्टिंग क्यों दे रहा हूँ या हम उसके बेस्ट एफर्ट्स को क्या कम गिरा रहे हैं। बट हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो उसने मिस्टेक्स करी थी ना काम करते वक्त, उन मिस्टेक्स को हम रेक्टिफाई कर सकें, उसको हम सुधार सकें, ताकि नेक्स्ट ईयर जब दोबारा उसको काम दिए जाए तो सेम बिहेवियर या सेम मिस्टेक्स वो रिपीट ना करें। तो मान लीजिए यदि ऐसा कुछ है कि ऑन व्हाट बेसिस हमने क्या किया कि जो भी इसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर वो चीज़ मिस्टेक नहीं हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो रिपोर्ट जो होती है ये पब्लिकली नहीं की जाती और इसमें फीडबैक भी क्या है अवेलेबल नहीं होता था। जो सब्जेक्टिव एनालिसिस है वो चीज़ें जो कि एम्प्लॉय के अंदर बेटर हैं पर और अच्छी कंडीशंस में, मतलब यूँ कहें कि एक एम्प्लॉय का जो बिहेवियर जो अच्छा है, वो बातें जो एम्प्लॉय की अच्छी है ना, वो हम इसके अंदर लिखने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे रिसेंट ईयर से क्या हुआ है कि जो यूनियन है, जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो यूनियन होती है उन्होंने प्रेशर डाला और कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर कोई किसी एम्प्लॉय की नेगेटिव रिपोर्ट है तो वो नेगेटिव रिपोर्ट उस एम्प्लॉय को दिखाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए। दूसरा आता है आपका एसे इवैल्यूएशन। इस मेथड के अंदर जो रेटर होता है ना, वो अपने एम्प्लॉय के अच्छे और बुरे पॉइंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए उनको बोलता है। इस टेक्निक में नॉर्मली क्या होता है कि हम ग्राफिक रेटिंग स्केल को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो रेटर है ना वो अपना जो रेटिंग स्टाइल है वो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ एम्प्लॉयज़ की बिहेवियर को देता है। तो जब हम अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जो रेटर होता है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में एक एसे के तौर पे कुछ लिखता है, जैसे कि उसकी जॉब नॉलेज कितनी है, इस एम्प्लॉय में कितना पोटेंशियल है, इस एम्प्लॉय की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इसने कंपनी की कितने प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन किया है, इसको कंपनी की कितनी पॉलिसीज़ के बारे में नॉलेज है, इसने कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, इस एम्प्लॉय का रिलेशन अपने सुपीरियर, अपने कलीग्स, अपने पीयर, सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसा है, और एम्प्लॉय ने कितनी बार आपकी में पार्टिसिपेशन दिया है या कंट्रीब्यूशन दिया है प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में या कंट्रोलिंग में, और ओवरऑल इस एम्प्लॉय का एटीट्यूड, इसका परसेप्शन, इसका बिहेवियर कैसा है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में जो रेटर होता है ना, वो एम्प्लॉय के बारे में एक डिटेल एसे बनाता है और इसके अंदर इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर वो उसको रेटिंग देता हुआ चलता है। तो ऐसे जो इवैल्यूएशन है ये एक नॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक है, यानी इसके अंदर हम उसके बिहेवियरल को काउंट नहीं कर रहे। ये मेथड एडवांटेज तब होता है कि जब हमें किसी एम्प्लॉय के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब देखिए इसमें क्योंकि हम एक एसे फॉर्म दिखा रहे हैं, एसे में क्या कर रहा है, वो उसके हर एक पॉइंट को कवर करेगा और हर पॉइंट को कवर करते हुए उसमें क्या करेगा, रेटिंग देगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसके लिए ज़रूरी ये कि जो रेटर है वो पूरे साल अपने एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट और मॉनिटर करता रहे। पर यदि किसी एम्प्लॉय रेटर के पास कई ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वो कैसे इन सब लोगों के बारे में सोच सकता है, ये इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट चलती है। तो कई बार इस ऐसे फॉर्म के कुछ नए लिमिटेशंस भी देखी गई हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये एक हाईली सब्जेक्टिव मैटर है। तो यहाँ पे जो भी रेटर लिख रहा है वो बायसनेस कर सकता है। यस। दूसरा, अगर मान लीजिए वो किसी अदर एम्प्लॉय को पसंद करता है, उसके को बटरिंग पसंद है या वो उसके तो ज़्यादा उसका फोकस रहता है, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे एडवांटेज देगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर एम्प्लॉयज़। अब दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि ऐसे फॉर्म है तो ये बात तो समझ में आती है कि हर मैनेजर को ऐसे लिखना है, यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मैनेजर्स वेरी गुड हो या बहुत अच्छे हो लिखने में या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में। हो सकता है कभी कभार कोई मैनेजर कैपेबल नहीं है अपने शब्दों को अच्छे शब्दों में ढालने के लिए या लिखने के लिए, तो भी बायसनेस आ जाएगी वहाँ पर। ऐसे ही मैंने कहा आपको टाइम, इसमें टाइम बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपका रेटर बिज़ी रहता है तो वो कैसे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, कैसे इवैल्यूएट करेगा और कितनी बातें उसको याद रह पाएंगी। वो कभी भी उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को तो मेज़र कर ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा समय एक बायसनेस के तौर पे ऐसे में एक बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए ये हम लोग यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहे हैं। देन आता है क्रिटिकल इंसिडेंट। इस मेथड में क्या है, जो मैनेजर है ना वो एक लिस्ट को प्रिपेयर करता है। लिस्ट क्या है कि इस एम्प्लॉय का बिहेवियर कब कब इफ़ेक्टिव था, वेरी इफ़ेक्टिव था, कब इनफेक्टिव था, वेरी पुअर था। ये जो क्रिटिकल इंसिडेंट हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस, उसका बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग और पुअर। तो यहाँ जो मैनेजर काम करेगा वो क्या करेगा, वो एक लॉग बनाएगा या वो एक रजिस्टर बना सकता है हर एम्प्लॉय के बारे में और पीरियडिकली रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है कि कौन कौन से क्रिटिकल इंसिडेंट सिचुएशन में उसका बिहेवियर कैसा था। और जब रेटिंग पीरियड की बात आती है, ये रिकॉर्डेड जो इंसिडेंट्स हमने रिकॉर्ड किए थे ना वो उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में काम आते। जैसे मान लीजिए आज मैं लेट आने का कारण मेरे को मालूम चला कि मैं परेशान था, कोई मेरे पर्सनल रीजंस थे और मैनेजर ने मुझे कुछ काम दिया जिसकी वजह से मेरा बिहेवियर थोड़ा गलत हो गया। तो वो इस रिकॉर्ड को आज लिख लेगा कि 1 अगस्त 2021 मॉर्निंग 10 AM मेरे को मेरे सुपरवाइज़र ने एक काम दिया, बट ड्यू टू सम पर्सनल इमरजेंसी सिचुएशन माय बिहेवियर वाज र्यूड। तो जब वो मेरी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा ना तो वो इस चीज़ को तब एनालाइज कर सकता है। मैं आपको इसमें दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। मान लीजिए जुलाई 20 एक सेल्स क्लर्क जो था उसने कस्टमर की कंप्लेंट को सुना और पोलाइटली उसको जवाब भी दिया और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये क्या है कि इंसिडेंट क्या हुआ कि मेरा कस्टमर जो बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, बट मेरे एम्प्लॉय ने उस कस्टमर की इस इंसिडेंट के केस में बड़ी मदद करी और उसको सेटिस्फाई किया। ये उसने उसको नोट डाउन कर लिया। ऐसे ही कोई बैड की हम बात करते हैं, जुलाई 20 क्या हुआ, एक सेल्स असिस्टेंट ने 45 मिनट अपने जो ड्यूरिंग ब्रेक में क्या था वो बिज़ी था, मतलब काम करने की वजह से ब्रेक के टाइम पे वो लंच नहीं कर पाया और उसका जो मैनेजर था वो उसने उसको 3 बार बुलाया पर वो उस काम की वजह से नहीं आ पाया। तो उसने क्या मान लिया कि वो लेज़ी है, इंटेलिजेंट है या उसको काम करना नहीं है। तो उसने इस सिचुएशन को वहाँ पे इस तरीके से लिख लिया।
तो ये जो मेथड होता है ना, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे इसमें कई बार नेगेटिव इंसिडेंट्स जो है ना ज़्यादा देखे जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव इंसिडेंट्स। ऐसे ही जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो कंप्लेंट्स और इंसिडेंट्स को तभी रिव्यू करते हैं जब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस का रिव्यू होना होता है। और इस तरीके के मेथड के अंदर अगेन मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, जो कि कई बार एम्प्लॉयज़ को पसंद नहीं आता। और कौन से इवेंट्स या कौन से इंसिडेंट को रिकॉर्ड करना है, कौन से इंसिडेंट को रिकॉर्ड नहीं करना, ये एक रेटर पर निर्भर करता है। तो रेटर यहाँ पे बायसनेस भी कर सकता है। अगर वो देख रहा है कि ये पॉइंट आपके फेवर का जा रहा था, जैसे जुलाई 20 को, कि मैंने एक कंप्लेंट, कस्टमर की कंप्लेंट को क्या किया, अच्छी तरीके से हैंडल किया और उसको पोलाइटली जवाब देते हुए मैंने उसको सेटिस्फाइड किया। बट 30 जुलाई को मैंने क्या किया, मैं कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया और वो मेरे से नाराज़ हो गया। तो मैंने जुलाई 20 का इंसिडेंट ना लग के जुलाई 30 वाला इंसिडेंट रिकॉर्ड कर दिया। तो ये मैंने एम्प्लॉय के साथ क्या कर दिया, बायसनेस कर दी। तो इस तरीके के मेथड में कई बार ये चीज़ें या ये एरर नज़र आ जाती हैं। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।